हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है मुगल 16 से 17वीं शताब्दी तक। देखिए, हमने पिछले चैप्टरों में बहुत सारी चीजें देखी और हमने क्या देखा था, 13 से 15वीं शताब्दी तक का इतिहास देखा था जो दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है, और उसी के आगे का इतिहास हम इस चैप्टर में देखेंगे। एनसीईआरटी को जो बनाया गया है वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है ना। शुरू से मतलब जैसे हमने 13 से 15 तक पिछले चैप्टर में देखा है, और अब हम क्या देखेंगे, 16 से 17 ईस्वी में किस तरह का शासन था मुगलों का। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये नाम है चैप्टर का, मुगल 16 से 17वीं शताब्दी। और जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें केवल और केवल मुगल साम्राज्य दे रखा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, मुगल साम्राज्य है। और पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारी चीजों को काट दिया गया है। ठीक है, चैप्टर्स को काट दिया गया है, नए ऐड नहीं किए हैं एनसीईआरटी ने, बस काटा है पिछले चैप्टर को। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें अगर ज्यादा आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप नई एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जिन चैप्टरों को काटा है उन चैप्टरों से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं पुराने एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं, चाहे सीटेट है, चाहे यूपीएससी है, चाहे एसएससी है, कोई भी एग्जाम है। तो उसमें क्या है, जो मुगल हैं या दिल्ली सल्तनत से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आधुनिक भारत से या प्राचीन भारत से ही पूछे जा रहे हैं। तो आप इस पर फोकस कम करके, मतलब जो जो चीजें नई एनसीईआरटी में मोटी मोटी चीजें दे रखी हैं बस उतना ही पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, जैसे पुरानी एनसीईआरटी में काफी सारी चीजें दी हुई थी, जैसे ये सब दिया हुआ था। ठीक है, जिस टाइम पे मैंने सीटेट क्लियर किया था उस टाइम पे मैंने ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन नहीं पूछी जा रही हैं अब। और मैंने जब सीटेट का एग्जाम दिया था तब भी इसमें नहीं पूछी गई थी, तो इनको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर में लिखा है कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, 16वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब है लगभग लगभग 1526 के आसपास जो मुगल थे उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था। क्योंकि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में हुआ। और किस किस के बीच हुआ था, ये बाबर और अ, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि बाबर के पास बहुत छोटी सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी। उसके बाद भी क्यों जीत गया बाबर, क्योंकि जो बाबर था उसने क्या किया था, भारत में पहली बार तोपों का चलन शुरू किया था। यानी कि जो युद्ध था, युद्ध में पहली बार तोप छोड़ी गई, तोपों से गोले छोड़े गए थे। तो एक तरफ तो इब्राहिम लोदी की सेना थी जिनके पास तलवार, भाले, ये सारी चीजें थी, और एक तरफ बाबर की सेना थी जिसके पास गोले थे। ठीक है, अब जो बम होते हैं या जो तोप के गोले होते हैं उनसे ज्यादा लोग मरेंगे मुकाबले तलवार या भाले के। ठीक है, तीर कमान से लोग जो होते हैं वो कम मरते हैं। तो इस तरह की चीजें थी, तो इसलिए किसकी जीत हुई, बाबर की जीत हुई थी इस युद्ध में। अब देखिए, जो बाबर है उनका जो शासन था बाबर ने स्टार्ट किया था। तो जो मुगल थे सबसे पहले उनका शासन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली और आगरा से। और बाद में लगभग लगभग पूरे संपूर्ण भारत में 17वीं शताब्दी में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब पूरे भारत की बात करी जाती है, इतिहास पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने सूत्र लिए हैं और किस तरह से लिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों से ऐसा अनुभव होता है, जैसे इतिहास को आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका जो शासन था मुगलों का वो बीच वाले ही भारत में था। मतलब जैसे यहाँ से दिल्ली से आगरा से उनका स्टार्ट हुआ, आगरा, दिल्ली, ठीक है, यहाँ से। और ये सॉरी, ये जो बीच बीच के जो इलाके हैं, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र है, मतलब इसके ये बीच वाले तटीय क्षेत्रों में इनका अधिकार नहीं था। मतलब इनका जो
सत्ता थी वो तटीय क्षेत्रों में नहीं थी। ऐसा अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ जो तटीय इलाके थे उनमें ज्यादातर स्थानीय रियासतें या स्थानीय राजा ही अपना राज चला रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताती हूँ मैं आपको कि अकबर ने जब गुजरात विजय हुई थी, अकबर की जब गुजरात विजय हुई थी तो उसने पहली बार समुद्र को देखा था कि समुद्र कैसा होता है। ठीक है, पहले उसने बुक्स में पढ़ा था लेकिन समुद्र को कभी देखा नहीं था, लेकिन जब गुजरात विजय हुई तब उसने पहली बार समुद्र को देखा। और जो गुजरात विजय थी उसके उपलक्ष्य में उसने यादगार के लिए क्या बनाया था, उसने बनाया था अलाही दरवाजा, है ना, वो बनवाया था, इलाही दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब देखिए ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि मुगल कौन थे। ठीक है, मुगलों ने हम पर शासन किया, लेकिन मुगल कौन थे? मुगल, एक मिनट एक मिनट एक मुगल कौन थे? तो देखो, माता की ओर से जो मुगल थे वो चिंगेज खां के थे, मतलब चिंगेज खां के वंशज थे। देखो सॉरी, इसमें मैंने गलत बता दिया आपको कि जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अलाही दरवाजा नहीं बनाया था, उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, कौन सा दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। थोड़ा सा स्लिप हो गया माइंड से। अब देखिए मुगल कौन थे। ये माता की ओर से कौन थे? चिंगेज खां के वंशज थे। मतलब इनकी जो माँ थी वो चिंगेज खां की साइड की थी। ठीक है, मंगोलिया की। और ये चिंगेज खां वही है जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था ना कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इसने भारत में घुसने की कोशिश की थी और कई बार अटैक किया था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने इसकी वजह से ही अपनी सेना का क्या किया था? विस्तार किया था। और जिसके बाद से उनका जो राज्य था वो घाटे में जाने लगा था, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट, बहुत ज्यादा धनराशि किस पर? सेना पर खर्च हो रही थी, है ना। तो चिंगेज खान का इतिहास कैसा था? मारकाट वाला इतिहास था। ठीक है, नरसंहार वाला, मतलब एक तरफ से बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण तरीके से आप काट रहे हो बस अपने ही फायदे के लिए, तो उस तरह का इतिहास था, मतलब घृणा वाला इतिहास था इनका, चिंगेज खान का। और जो मुगल थे उनका जो इतिहास था वो इनसे बेटर था, क्योंकि पिता की ओर से जो मुगल थे वो कहाँ के थे? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। किसके थे? तैमूर के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। तैमूर ने 1898 ईस्वी में, सॉरी 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब जो मुगल थे वो अपने आप को किसका वंशज ज्यादा दिखाते थे? तैमूर वंश का। और मंगोलिया चिंगेज खां के वंशजों का नहीं दिखाना पसंद करते थे अपने आप को। जो जोड़ने का, जैसे आपके आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाले होते हैं ना, उनसे ज्यादा अपने आप को रिश्तेदारी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे सगे जैसे हैं, चाहे कितनी भी दूर के होंगे कि सगे जैसे हैं। या कोई, अगर आप के परिवार में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा या अच्छे पद पे हो जाएगा तो सब उससे अपना रिलेशन जोड़ेंगे, चाहे वो कभी उससे बोलते ना हो, लेकिन बताएंगे कि ये हमारा भाई है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ये है और इनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। तो उस तरह की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से ये जो मुगल थे ये अपने आप को चिंगेज खान से नहीं जोड़ते थे। ठीक है, ये अपने आप को किससे जोड़ के दिखाते थे? तैमूर वंश से जोड़ के दिखाते थे। और तैमूर वंश से मतलब इनके जो मुगल थे उनके पिता की तरफ से कौन सा वंश था? तैमूर वंश था। और माता की तरफ से कौन सा वंश था? मंगोलिया, ये था, क्या नाम बताया? चिंगेज खान वाला था। ठीक है, तो ये चिंगेज खान से नहीं जोड़ के दिखाते थे, क्योंकि ये इसका जो इतिहास है वो बुरा इतिहास है, मतलब गंदी स्मृति वाला इतिहास है। क्योंकि इसने क्या किया था? जबरन, मैंने आपको बताया था कि जो चिंगेज खान का साम्राज्य था वो कहाँ था? मंगोलिया में था। और मंगोलिया से उसने जीतते जीतते, वर्ल्ड मैप कहाँ गया? चलो छोड़ो, वर्ल्ड मैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ईरान, इराक, तुर्की, इन सब पर आक्रमण किया था इसने। ठीक है, चिंगेज खान ने। और चीन वगैरह, चीन के भी बहुत सारे इलाके इसने जीत लिए थे। और उसके बाद इसने क्या है? भारत में घुसने की कोशिश की थी, जो ये घुस नहीं पाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रोका था इसको और मोहम्मद बिन तुगलक ने रोका था। ठीक है, अब देखिए ये प्रमाण
आपको मतलब हमें कैसे पता चला कि ये अपने अपने आप को माता वाले वंशजों से न जोड़ के अपने पिता वाले वंशजों से जोड़ते थे, क्योंकि आप एनसीईआरटी में भी दी हुई है ये सारी चीजें कि एक चित्रकारी बनवाते थे ये अपने मतलब वंशावली टाइप का बनवाते थे जो मुगल बादशाह थे। और उसमें कई सारे चित्र ऐसे मिले हैं कि जिसमें ये दिखाया है कि तैमूर वंश के ही सारे बादशाहों को दिखाया गया है। ठीक है, और कोई भी चित्रकारी ऐसी नहीं है जिसमें चिंगेज खान से अपने आप को रिलेट करके वो दिखा रहे हैं। अब देखिए आपके ही एनसीईआरटी में एक चित्र है, उसमें बीच में तैमूर बैठा है। ठीक है, एक बाईं साइड में मदीन शाह, फिर अबू सैद बैठा है, फिर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बैठे हैं। ठीक है, और उमर शेख बैठे हैं, और बाईं साइड कौन बैठा है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार आपको चित्र दिखा देती हूँ, आपको पता रहेगा कि कहाँ से चल रहा है ये चैप्टर। देखो ये इस तरह का चित्र है, देखिए ये बैठे हैं ना सारे, तो बाईं साइड और दाईं साइड का मैंने दोनों का आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मुगलों के सैन्य अभियान, तो मुगलों ने कहां से स्टार्टिंग की थी और कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए थे। अब देखिए बाबर ने 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, और जब फरगना राज्य का उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया था तो उस समय उसकी जो उम्र थी मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है, कितनी वर्ष थी? 13 वर्ष थी। यानी कि शासन सीधे इस बाबर का नहीं होगा, शासन किसका होगा? शासन किसी और व्यक्ति का होगा जो इसका संरक्षक होगा, है ना? कोई भी होगा, इसका मंत्री होगा या इसका सेनापति होगा, जो भी इसका संरक्षक होगा उसका शासन होगा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद, क्यों अब ये अनेक वर्षों तक क्यों भटके? क्योंकि जो चिंगेज खान वाले जो लोग थे, ठीक है, मंगोलिया जो थे, मंगोलियाओं की दूसरी शाखा थी उज्बेक। ठीक है, जो उज्बेक थे वो इन पर बार बार आक्रमण कर रहे थे, इनकी जो सत्ता है वो ठीक से टिकने नहीं दे रहे थे, तो उनके आक्रमणों से, उज्बेकों के आक्रमणों से, और उज्बेक कहाँ के थे? मंगोलिया के थे। ठीक है, मंगोलिया कहाँ है? चीन के ऊपर है। ठीक है, भारत के ऊपर क्या है? तिब्बत, और तिब्बत के से ऊपर क्या है? चीन, और चीन से ऊपर क्या है? मंगोलिया। ठीक है, ये जो मंगोलिया है ये लगभग लगभग सेंटर में आता है, जो एशिया है उसके सेंटर में आता है मंगोलिया। ठीक है, तो उज्बेकों से बचने के लिए ये बहुत वर्षों तक भटकते रहे। उसके बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अभी वर्तमान में काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान पर इन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया। बाबर ने 1526 में, देखिए फरगना राज्य से इनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उसके बाद इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया 1504 में, और 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। मैंने आपको बताया क्यों हरा दिया था, क्योंकि बाबर के पास तोप थी और उनके पास भाला, तलवार और तीर थे बस। तो जो इब्राहिम लोदी के जो सेना थी वो हार गई थी। ठीक है, हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया था। 1527 ईस्वी में खानुबा के युद्ध, देखो कई जगह खानुबा लिखा है, कई जगह खानबा लिखा है। ठीक है, जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं से उतारा गया है। ठीक है, किसी भी सूत्र से उतारा गया है, तो जिसकी समझ में जैसा आता है वो वैसा उतार लेता है। तो क्योंकि पहले हाथ से लिखा हुआ इतिहास है, टाइप किया हुआ तो नहीं है कि हाँ, कोई भी आप प्रति उठा के देखेंगे तो आपको सेम जो माँ है वो उसका जो माँ लिखने का जो तरीका है वो ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सबका ऐसा ही हो, क्योंकि पहले जो इतिहास है वो कैसे लिखा गया है? उतारा गया है, पंडुलिपियों से या हाथ से लिखी हुई किसी चीजों से उतारा गया है। तो जिसको जैसे समझ में आया है उसने वैसे ही उतार लिया है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं कई बार शब्दों में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या है? समझनी पड़ेगी। तो जैसे अभी आपकी एनसीईआरटी में खानुआ लिखा है, ठीक है, खानुआ लिखा है, और मैंने कई जगह इसको खानवा पढ़ा है। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, युद्ध में राणा सांगा को हराया गया था। ठीक है, राणा सांगा कहाँ के थे? राजस्थान के। राणा सांगा को हराया गया था। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया गया। ठीक है, तो ये जो इतिहास है
ये जो मैंने बताया कि न्यू एनसीईआरटी में इन्होंने काट दिया है, उसमें आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हम पुरानी चीजों को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब देखो उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं कैसी थी। अगर हम अपने प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में किस तरह का इतिहास था, मतलब किस तरह का उत्तराधिकार था कि जो पिता की संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, बड़े भाई का अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, अगर पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उत्तराधिकार कौन होगा, या जो राज्य है वो किसको मिलेगा, वो परिवार के बड़े भाई को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो दक्षिण भारत का अगर आप इतिहास देखें, उस समय उत्तर भारत में तो क्या चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था या दिल्ली सल्तनत वालों का शासन चल रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में जो का अगर आप इतिहास देखें तो उसमें ज्यादातर किसको बनाया गया है, बड़े पुत्र को ही बनाया गया है। या कुछ जगह क्या क्या करते थे कि उसके जो राजा है उसके भाई को बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह की उत्तराधिकार की परंपराएं थी, कहीं भाई को बना रहे थे, मैंने देखा है कई जगह भाइयों को भी बनाया है जो राजा था, और कई जगह क्या है पुत्र को बनाया, लेकिन ज्यादातर जो साक्ष्य मिलते हैं वो बड़े पुत्र के ही साक्ष्य मिलते हैं, बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता था। अब महाभारत या रामायण में देखेंगे तो ज्यादातर क्या है, जो ज्येष्ठ पुत्र है वो ही राजा बनता था, ठीक है। लेकिन जो मुगल थे, इनकी जो परंपराएं थी इन्होंने कहां से ली थी, इन्होंने ली थी तैमूर वंश से, क्योंकि ये जो तैमूर वंश को अब ज्यादा अच्छा समझते थे कहलाना, क्योंकि सबसे पहले जो भारत में घुसने का काम किया था वो किसने किया था, तैमूरों ने किया था, ठीक है। और तैमूर के ही वंशज, तैमूर मुगलों के वंशज थे, ठीक है। तो तैमूरों के यहाँ कौन सी चल रहा था उत्तराधिकार का हिसाब, उनके यहाँ चल रहा था कि जो भी प्रॉपर्टी है पिता की, उसमें क्या है, जो लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, एक पिता के जितने भी पुत्र हैं उन सबका बराबर का अधिकार है, ठीक है। यानी कि जो शासन है, अगर राजा की मृत्यु हो जाएगी तो शासन किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उस शासन के जितने भी उत्तराधिकारी हैं, यानी कि उस राजा के जितने भी बेटे हैं उन सब में बराबर बराबर डिवाइड होगा, जिस तरह से आज हमारे यहाँ चल रहा है। जो मुगलों की बहुत सारी परंपराएं थी, जो बहुत सारी चीजें थी, मुगलों ने हमारे भारत पर इतना ज्यादा अपनी छाप छोड़ी कि आज भी हम उन चीजों को अपना रहे हैं। अब आज हमारे यहाँ कैसे बंटवारा होता है, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में जितने भी उसके पुत्र होते हैं या पुत्री भी, ठीक है, आजकल तो पुत्री भी क्या है, मतलब बेटी और बेटा एक समान होता है, तो बेटियों का भी उतना ही हक है उस प्रॉपर्टी पे और बेटे का भी इतना ही हक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर तैमूर वंश, मुगलों की परंपरा क्या थी, मुगलों की परंपरा थी कि एक व्यक्ति के जितने भी पुत्र हैं उन सबको बराबर राज्य का बंटवारा होगा। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी यही हुआ था, ठीक है, और इसी की वजह से मुगलों का पतन हो गया था, क्योंकि जो राज्य है वो अलग अलग डिवाइड हो गया, अलग अलग लड़कों में डिवाइड हो गया था। औरंगजेब के कई सारे पुत्र थे, उनमें सब में डिवाइड हो गया था। तो जब अब कोई चीज एक जगह है, मान लीजिए 1 लाख सेना एक जगह है और 1 लाख सेना के 4 टुकड़े कर दिए जाए, 25-25 हजार कर दी जाए, तो वो सेना कमजोर हो गई ना, जब 4 जगह बढ़ जाएगी तो कमजोर हो जाएगी। तो इसी तरह से उनका जो राज्य था वो कमजोर हो गया और धीरे धीरे ये जो मुगल साम्राज्य था इसका पतन हो गया था, ठीक है। अगर एक रहता तो शायद ना होता। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे। यानी कि जब मुगल यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहे थे, दिल्ली में आगरा में शासन कर रहे थे, तो जो भारत के अन्य राजा थे उनके साथ उनकी किस तरह से संबंध थे, किस तरह से व्यवहार था, ठीक है, वो वाली चीज हम इस हेडिंग में देखेंगे। अब देखिए जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, ठीक है, और जो कछवा है वो कहाँ है, अंबर के राजपूत शासक, यानी कि ये राजस्थान की थी राजकुमारी, ठीक है। शाहजहां की जो माता थी वो राठौर की राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक की पुत्री थी। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो मुगलों के यहाँ रानियां थी, ठीक है, वो कौन थी, ज्यादातर राजपूत रानियां थी। कौन सी रानियां थी, राजपूत रानियां थी।
अब जब हमारे किसी के साथ संबंध हो जाते हैं, यानी कि जब किसी परिवार की बेटी हमारे घर में आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा हमारा क्या है, झुकाव सा हो जाता है और मेल मिलाप टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब जो आपकी नानी वगैरह का जो घर होता है, तो आपके जो बाबा हैं या आपके पिता हैं, वो क्या है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या है, संबंध जुड़ गए हैं। तो इसलिए जो मुगल थे, उनके जो आसपास के राजा थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। उसका एक कारण ये था कि ज्यादातर जो राजपूत थे, उनकी जो बेटियां थी, वो कहाँ थी, मुगलों के घर में थी, ठीक है। उस समय क्या है, मुगल पनप रहे थे, और इनके यहाँ ये मुगल जो थे, वो ऐसे भी करते थे कि अगर किसी राजा को हरा दिया या उस राजा ने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, तो उनकी बेटियों को अपने यहाँ पर अपने यहाँ शादी कर लेते थे, करवा देते थे, और क्या करते थे, उन राजाओं को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते थे। तो उस तरह से क्या था कि आसपास के जो राजा थे, उनके साथ इनके संबंध अच्छे थे। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हुआ था कि इनके जो संबंध थे, वो सभी राजाओं, भारत के सभी राजाओं के साथ अच्छे थे। सभी राजाओं के साथ अच्छे नहीं थे। मेरे हिसाब से जो जिन घरों से लड़कियां आई होंगी मुगलों में, उनके उनके साथ अच्छे संबंध रहे होंगे, लेकिन बाकियों के साथ नहीं थे, क्योंकि सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सारे व्यक्ति अच्छे नहीं होते, सारे व्यक्ति गलत नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरह से जो कुछ मुगल थे, कुछ मुगल शासक थे, उनके जो संबंध थे, वो जो राजपूत राजा थे, देखो ज्यादातर जो लड़ाई हुई है वो राजपूतों से ही हुई है, क्योंकि दिल्ली के आसपास राजस्थान है, और राजस्थान में कौन थे, राजपूत रहते थे, ठीक है। तो राजपूत के साथ इन जो राजपूत राजा थे, उनके साथ अच्छे थे। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके साथ जो मुस्लिम थे, उन्होंने गलत व्यवहार किया था, ठीक है, उनकी महिलाओं के साथ और उनकी बच्चियों के साथ गलत चीजें करी थी। तो सभी के साथ अच्छा नहीं था विवाह, कुछ लोगों के साथ अच्छा था और कुछ लोगों के साथ गलत था। और जिनके साथ अच्छा था, आपको पता चल गया क्यों अच्छा था, क्योंकि उनके घरों से जो लड़कियां हैं वो विवाह विवाह करके मुगलों के घर आई थी, इसलिए जिसका एक उदाहरण जोधा भी है, ठीक है। पहले जो अकबर की मानसिकता थी, वो मारकाट वाली थी, लड़ाई करने वाली थी, ठीक है, युद्ध में जीतने वाली थी। लेकिन जब जोधा से उनका विवाह हुआ, तो उनका जो हृदय है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहा, और वो एक अच्छे राजा के रूप में बाद में सामने आए, ठीक है। जो उनका हृदय परिवर्तन होने लगा, क्योंकि उनको समझ आने लगा कि हमें क्या है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या है, सुलह आग कुल की नीति अपनाई, जिसमें क्या है, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात उन्होंने सामने रखी। अब देखिए, एक चीज और थी, किस वजह से इनके राजाओं के साथ अच्छे संबंध थे, कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों को हरा दिया था मुगलों ने, ठीक है, युद्ध में क्या किया था, हरा दिया था मेवाड़ के सिसोदियाओं को। और क्योंकि जो सिसोदिया थे, वो इनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत लंबा युद्ध चला था, मतलब मनमुटाव टाइप का या थोड़ा बहुत युद्ध टाइप का चला था, और बहुत बहुत कोशिश के बाद उसके बाद जो मुगल थे वो जीत गए। और मुगल ज्यादातर जीत इसलिए बना रहे थे अपनी, क्योंकि इनके पास गोला, बंदूक, तमंचे, ये सारी चीजों का इन्होंने आविष्कार कर लिया था। और भारत में उस टाइम तक क्या थी, तलवार और ये चल रहे थे, तीर कमान, तलवार, भाले, इस तरह की सेना थी, ठीक है। तो इसलिए जो मुगल थे वो हर युद्ध में जीत जाते थे, क्योंकि वो बम, गोले, धमाके से उन पर छोड़ देते थे दूसरी सेना की तरफ, और दूसरी सेना को हरा देते थे, ठीक है। लेकिन जब जब जो मुगल थे, जब सिसोदिया राजपूतों को उन्होंने हरा दिया, तो उसके बाद उन्होंने उनका अपमान नहीं किया था, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उनको क्या किया था, बाद में सम्मान सहित उनको उनकी जागीर वापस दे दी थी, ठीक है, और उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं किया था। लेकिन अगर आप सभी राजाओं की बात करें तो ये चीज गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप शिवाजी महाराज जी का देखें, ठीक है, जो शिवाजी हैं वो बहुत ही वीर थे, और बहुत पूरी अपनी ताकत लगाई उन्होंने भारत की रक्षा करने में, भारत को सुरक्षित रखने में, और एक अखंड भारत बनाना चाहते थे महाराज शिवाजी। तो शिवाजी के साथ जो मुगलों ने किया वो गलत व्यवहार था, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि मुगलों का सभी राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार था। मुगलों ने शिवाजी को बंदी बनाया था, उनकी जो भी उन्होंने इनके साथ किया था वो गलत किया था, ठीक है। तो
इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इस चैप्टर का अगला पार्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, नेक्स्ट पार्ट का, आप उससे देख लेना। और इस चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स को डिटेल में कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। सभी चीजों की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 6 to 8 क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली भी बनाई हुई है, 6 to 8 ज्योग्राफी थ्योरी वाली भी बनाई हुई है, हिस्ट्री वाली भी बनाई हुई है, और 6 to 8 क्वेश्चन आंसर सीरीज हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की बनाई हुई है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।